गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र का अध्याय 2 का जो हमारा लास्ट लेक्चर है वो करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कर लिया था कि संगठित और असंगठित क्षेत्र कौन से हैं, नियोजन के आधार पर जैसे हमने उनको क्षेत्रों को बांटा था। आज हम करेंगे स्वामित्व आधारित क्षेत्रक। तो ये मुख्यतः दो प्रकार के हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार कौन है। अब इसमें क्या देखा जाता है कि संपत्ति का स्वामी कौन है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र कौन से होते हैं देखें आप। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है, जैसे रेलवे है, डाकघर है, सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है। सार्वजनिक क्षेत्र कौन से होते हैं, जिन पर किसका अधिकार है, पूरी तरह से सरकार का, जिनकी देखरेख करना सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरा था निजी क्षेत्रक। निजी क्षेत्रक में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या फिर कंपनी के हाथों में हो सकते हैं, यानी कि प्राइवेट जिनको हम बोलते हैं ना, प्राइवेट जो काम होता है, प्राइवेट कंपनियां हैं या कोई व्यक्ति है जिसके हाथ में होता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को जैसे, अथवा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व में आती हैं, जिन पर प्राइवेट जो कंपनी या फिर किसी व्यक्ति का अधिकार है। इसके बाद देखिए, निजी क्षेत्र की गतिविधियों का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामी और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है। सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करों या अन्य तरीकों से करती है। अब निजी क्षेत्र में तो क्या होता है, केवल और केवल जो कंपनी या फिर जिस व्यक्ति का जिस व्यक्ति का उसके ऊपर अधिकार है, उसका उद्देश्य एक ही है कि वो लाभ कमाए। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में हमेशा ऐसा नहीं होता, लाभ कमाना उद्देश्य नहीं, बल्कि क्या होता है, अपने देश का और देशवासियों का विकास करना इनका मुख्य उद्देश्य जैसे देखा जाता है। लेकिन अब सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। अब वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या परिवर्तन अब आने लगे हैं। सरकार जो है वो सार्वजनिक क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान लेने लगी है, और ऐसा क्यों हुआ वो भी देखेंगे। कई ऐसी चीजें जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते, क्योंकि कुछ चीजों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रों की क्षमता से बाहर होती है। इसके लिए हजारों लोगों से पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है। अब कुछ क्षेत्र क्या कह रहे हैं कि इतने ज्यादा पैसा उनके अंदर लगता है पूरे देशवासियों के लिए जो काम किए जाते हैं, कि उनको कोई एक निजी व्यक्ति है, निजी क्षेत्र है, वो उसका खर्च नहीं उठा सकता। और मान लो पूरे देश के लोगों से पैसा एकत्र करके वो काम करते भी, तो ये आसान नहीं, एक संभव नहीं है ये कार्य। लेकिन यदि फिर भी ये चीजें उपलब्ध कराते हैं तो वे उसकी ऊंची कीमत वसूलते हैं, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे पतनों, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। यानी कि ये सब जो क्षेत्र हैं ये ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र हैं, क्योंकि इनको निजी क्षेत्रों को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये अगर इनका अधिकार लेते भी हैं तो काफी ज्यादा कर इनसे लोगों से ऊंची कीमत लोगों से वसूलते हैं, जो संभव नहीं है। इसके बाद देखिए, इसलिए सरकार क्या करती है, ऐसी भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। एक तो ये कारण है कि सरकार इन के खर्च को देखते हुए इनको अपने हाथ में लेते हैं। दूसरा देखें, कुछ ऐसी भी गतिविधियां हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र को उन उत्पादनों अथवा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं कर सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती, जैसे बिजली की बिक्री है। अब कुछ क्षेत्र क्या है भाई, मान लो प्राइवेट कंपनियों को उनको दे भी दिया जाए, लेकिन सरकार की मंजूरी फिर भी चाहिए। वो देखिए क्यों चाहिए, जैसे बिजली की बिक्री है, सरकार इसकी लागत का कुछ वहन स्वयं करती है। बिजली मान लो प्राइवेट कंपनी बनाती है, प्राइवेट कंपनी ने उसका ठेका लिया, उसने बिजली तैयार की, तो उसको बेचने का जो काम वो कौन करेगा, सरकार। लेकिन सरकार क्या करेगी, लोगों को थोड़ी सी लागत कम करके देगी। वो लागत कौन लगाएगा, सरकार खुद लगाएगी, ताकि सभी को बिजली सही कीमत पर मिल सके, क्योंकि सभी के पास जो पैसा है वो एक बराबर नहीं है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। तीसरा, भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है और इससे अपने गोदामों में भंडारित करती है और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम कीमत पर उपलब्ध कराती है। 9वीं कक्षा का जैसे आपको याद होगा, उसमें भी हमने किया था कि सरकार क्या करती है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली उसके तहत क्या करती है कि किसानों से तो गेहूं और चावल लेते हैं उचित कीमत पर, न्यूनतम जो मूल्य निर्धारित होता है उस पर लेते, लेकिन गरीबों को और जिनके पास खाद्यान्नों की कमी, उनको वो कम कीमत पर उपलब्ध कराती है। तो सरकार क्या करती है, खुद व्यय करती है उस पर। किसानों से लिया सही कीमत पर, उचित कीमत पर, लेकिन बेचा उसको कम कीमत पर, तो व्यय किसने किया, सरकार ने। इसके बाद अगला है, अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है, इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता, जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। अब कुछ ड्यूटीज हमारी सरकार की भी बनती हैं कि पूरे देश के लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा की ओर ध्यान देना, गुणात्मक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना आदि, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है।
और ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में निरक्षरों की संख्या बहुत अधिक और कुपोषण के शिकार भी अधिक है। कुपोषण के शिकार यानी कि जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती, प्रॉपर जिनको खाद्यान्न नहीं मिल पाते हैं। उड़ीसा में तो ये 44 और मध्य प्रदेश में 47 शिशु मृत्यु दर विश्व के कुल कुछ निर्धनतम भागों से अधिक है। अब उड़ीसा में अगर हम देखें तो 44 बच्चे प्रति 1000 बच्चों पर जैसे हर साल मर जाते हैं, शिशु मृत्यु जिसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और मध्य प्रदेश में तो 47 और भी ज्यादा है। इसलिए सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी खर्च करना पड़ता है। और अगला है, सरकार को मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवास सुविधा और भोजन एवं पोषण स्तर पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का कर्तव्य है कि निर्धनों के लिए बजट बढ़ाकर उन्हें सुविधाएं प्रदान करे। अब सारी ड्यूटीज मैंने आपको सरकार की बताई कि सरकार जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसको अपने अधिकार में क्यों लेती है, और कुछ जो कार्य हैं, गतिविधियां हैं, वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। इसके कारण हमने देखे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि निजी क्षेत्र उनसे लोगों से अगर वो कार्य करते हैं लोगों के लिए तो काफी ज्यादा पैसे लेती है, और सभी लोग जो हैं जैसे गरीब वर्ग भी है, मध्यम वर्ग भी है, तो सभी उनको उच्च कीमतों पर उनको नहीं खरीद सकते। इसलिए सरकार को ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लेने पड़ते हैं। तो आज हमारा ये अध्याय कंप्लीट हो गया है। आज आपके जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, आपके फेयर नोटबुक में जो करने के वो क्या क्या है। सबसे पहला है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार पर विभाजित है। कौन सा इनमें से बताना आपको, किसके आधार पर इनको बांटा गया है? रोजगार की शर्तों पर, ये तो हमने देखा ही नहीं। आर्थिक गतिविधि के स्वभाव पर, उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर और उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या पर। तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि आज हम क्षेत्र पढ़ेंगे, किसके आधार पर पढ़ेंगे? स्वामित्व के आधार पर। तो इसमें आएगा उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर इनको बांटा जाता है, सार्वजनिक और निजी। जैसे सार्वजनिक सरकार के नियंत्रण में, सरकार का स्वामित्व, और निजी में किसी व्यक्ति या फिर किसी कंपनी का अधिकार जैसे होता है, स्वामित्व होता है। अपने क्षेत्र से उदाहरण लेकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की गतिविधियों एवं कार्यों की तुलना तथा वैषम्य कीजिए, अथवा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में 3 अंतर बताइए। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 18 ये है। और आंसर अगर इस प्रकार से आता है तो भी आपको वही करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में अंतर करना है। तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी दोनों की, सार्वजनिक क्षेत्र कौन से, निजी क्षेत्र कौन से हैं, और एक एक विशेषता जैसे हमने उनकी यहाँ पर कर ली। तो आपको यहाँ से करना है, निजी क्षेत्र कौन सा है, सार्वजनिक क्षेत्र कौन सा, दोनों कर देंगे। इसके बाद निजी क्षेत्र की गतिविधियां उद्देश्य क्या वो मैंने आपको बता दिए, और सार्वजनिक क्षेत्र का मैंने आपको बताया। तो ये आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है। इसके बाद देखिए अगला, व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। कि एक देश है उसमें आर्थिक जो विकास है, आर्थिक विकास है, उसमें सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका है। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 21 है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका है। तो आपको एक कहाँ से कहाँ तक करना वो देख लीजिए आप एक बार। सबसे पहले तो आप बताएंगे सार्वजनिक क्षेत्र की परिभाषा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको ये करना है, लेकिन 3 में भी आपको आएगा, डेफिनेशन दे देंगे। इसके बाद आपको यहाँ तक करना है, सार्वजनिक क्षेत्र का केवल लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि सरकार से वहां पर किए गए व्यय की भरपाई करो, अन्य तरीकों से करते हैं। और मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, अपने देशवासियों का पूरा जो है वो खर्च उठाना और उनका विकास करना। और आप यहाँ तक इसको, ये विशेषताएं जैसे इसकी बता सकते हैं कि सरकार क्या क्या करती है। एक पॉइंट जैसे आप यहाँ से उठा सकते हैं, आपको ये अलग अलग जगह से करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। इसके बाद अगला देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए और व्याख्या कीजिए कि सरकार द्वारा इन गतिविधियों का कार्यान्वयन क्यों किया जाता है। इसका आंसर आपका देखिए क्या रहेगा। गतिविधियां मैंने आपको बताया कि सरकार कहाँ कहाँ पर खर्च करती है, क्यों करती है। तो इसमें मैंने आपको 5 गतिविधियां बताई, 2 जैसे यहाँ पे हैं, और आपकी आगे जैसे बताई कि ये इन गतिविधियों पर सरकार खर्च करती है। तो ये आपको कंप्लीट यहाँ तक करना है। इसके बाद अगला देखें, अर्थव्यवस्था में गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं। अब हमने पूरा अध्याय किया, तो उसमें हमने जो मानव के जो क्षेत्र है उनको कई भागों में बांटा। तो उसी को क्वेश्चन को मैं आपको बताती हूँ कि अर्थव्यवस्था में गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं। अब 3 मुख्यतः हमने 3 वर्गों में इनको बांटा। सबसे पहला देखें, मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और इसमें हमने पढ़ा यहाँ पिछले 40 वर्षों में तृतीयक क्षेत्र का जीडीपी सर्वाधिक रहा, लेकिन रोजगार अधिक कौन सा दे रहा था, प्राथमिक क्षेत्र दे रहा था। इसके बाद दूसरा वर्गीकरण देखिए वो कौन सा है, इसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का विचार करते हैं। अधिकांश लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने किया था ना कि संगठित जिनको सारी सुविधाएं आसानी से मिल जाती है, लेकिन असंगठित को सुविधाएं जैसे कम मिल पाती हैं। और तीसरा वर्गीकरण जो आज हमने किया, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का नियोजन के जैसे स्वामित्व के आधार पर हमने किया था। इसमें कुछ निश्चित स्थानों पर सार्वजनिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है जो सरकार अपने हाथ में लेती है जिन गतिविधियों को, तो हमने वो करी। तो 3 आधारों पर वर्गीकरण किया था और देश में इन 3 आधारों पर लोगों की गतिविधियां हैं वो बटी हुई हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए,
निजी क्षेत्र की गतिविधियों का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? केवल और केवल निजी लाभ कमाना। और सार्वजनिक क्षेत्र में किसका नियंत्रण होता है? तो इसमें नियंत्रण होता है सरकार का। ये आपको सभी के सभी क्वेश्चन फेयर नोटबुक में करने हैं और उनको अच्छे से आपको याद भी करना है। आज हमने ये लेसन जो है कंप्लीट कर लिया। कल हम अपनी अगली जो बुक है इतिहास की, हिस्ट्री की, वो हम शुरू करेंगे। थैंक यू।